पिछले वीडियो के अंदर अपन ने यह स्टडी की थी कि इम्यूनोलॉजी क्या है, इसकी परिभाषा क्या है और उसका सामान्य परिचय क्या है। इस वीडियो के अंदर आप अपन इम्यूनिटी के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। इम्यूनिटी दो प्रकार की होती है, जिसमें पहला जो प्रकार है उसे इनेट इम्यूनिटी के नाम से जानते हैं और इसका जो दूसरा जो प्रकार है उसे एक्वायर्ड इम्यूनिटी के नाम से जाना जाता है। इनेट इम्यूनिटी किसे कहते हैं? वह इम्यूनिटी जो जन्मजात पाई जाती है, या यूं कहते हैं कि वह इम्यूनिटी जो आनुवंशिक होती है उसे इनेट इम्यूनिटी या सहज प्रतिरक्षा कहते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी उसे कहते हैं कि जो इम्यूनिटी जन्मजात नहीं पाई जाती, यानी कि इम्यूनिटी के लिए बाह्य स्रोत पर निर्भर रहना पड़ता है। इनेट इम्यूनिटी को तीन भागों में बांटा गया है। पहला भाग है इंडिविजुअल, दूसरा भाग है स्पीशीज और इसका जो तीसरा जो भाग है वो है रेशियल, अर्थात व्यक्तिगत प्रतिरक्षा, वर्गीय प्रतिरक्षा और प्रजातीय प्रतिरक्षा। इंडिविजुअल इम्यूनिटी का मतलब यह हुआ कि किसी व्यक्ति विशेष में पाई जाने वाली इम्यूनिटी को व्यक्तिगत प्रतिरक्षा कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसमें इम्यूनिटी की मात्रा कम है, दूसरे व्यक्ति हैं उसमें इम्यूनिटी कुछ ज्यादा है और तीसरा जो व्यक्ति है उसमें इम्यूनिटी बहुत ज्यादा है। ये अपन इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे एक विद्यार्थी है, उसको बार बार जुकाम लगता है, यानी कि उसमें इम्यूनिटी कम है। एक विद्यार्थी है, उसको जुकाम बहुत कम लगता है, यानी कि उसमें इम्यूनिटी कुछ ज्यादा है। एक विद्यार्थी है जिसको सामान्यतः जुकाम लगता ही नहीं है, तो अपन ये कह सकते हैं कि उसमें इम्यूनिटी बहुत ज्यादा है। तो यह आ जाती है इंडिविजुअल इम्यूनिटी के अंतर्गत। स्पेसिफिक इम्यूनिटी यानी कि वर्गीय प्रतिरक्षा, किसी विशेष वर्ग में पाई जाने वाली इम्यूनिटी जो अन्य वर्ग में नहीं पाई जाती, तो उसे वर्गीय प्रतिरक्षा के नाम से जाना जाता है। जैसे मम्स, कोलेरा, मीजल्स इत्यादि जो बीमारी हैं वो मनुष्य में पाई जाती हैं, लेकिन अन्य वर्ग यानी कि अन्य स्तनधारियों में यह बीमारी नहीं पाई जाती, तो अपन इसको वर्गीय प्रतिरक्षा के नाम से जानते हैं। तीसरा जो भाग है इनेट इम्यूनिटी, जिसको अपन रेशियल या प्रजाति कहते हैं, यानी कि एक विशेष प्रजाति में पाई जाने वाली इम्यूनिटी अन्य प्रजाति में नहीं पाई जाती है। इसका उदाहरण है कि जैसे निग्रो प्रजाति के जो लोग होते हैं उनमें येलो फीवर सामान्यतः नहीं होता। इसी प्रकार काले अफ्रीकन जो लोग होते हैं उनमें मलेरिया, सिकल सेल एनीमिया नहीं होता है, जबकि अन्य प्रजातियों में यह रोग सामान्यतः पाया जाता है। तो यह उदाहरण है रेशियल इम्यूनिटी का। दूसरा जो प्रकार इम्यूनिटी एक्वायर्ड इम्यूनिटी, हिंदी में इसको जैसे कहते हैं उपार्जित प्रतिरक्षा। उपार्जित प्रतिरक्षा है, ये मैंने पहले बताया था, ये जन्मजात नहीं होती हैं, ये आनुवंशिक भी नहीं होती हैं। इन्हें इम्यूनिटी के लिए बाह्य स्रोत पर निर्भर रहना पड़ता है या बाहरी माध्यम पर निर्भर रहना पड़ता है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, ये दो प्रकार की होती है। इसका जो पहला जो प्रकार है
उसे कहते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। और इसका जो दूसरा जो प्रकार है वो है पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी क्या करता है कि किसी जंतु या प्राणी में इम्यूनिटी उत्पन्न करने के लिए शरीर में एंटीजन प्रवेश कराए जाते हैं, जबकि पैसिव इम्यूनिटी है उसके अंदर जीव या प्राणी के अंदर है एंटीबॉडी प्रवेश कराए जाते हैं। अर्थात उपार्जित, ये एक्वायर्ड का मतलब ये हुआ कि यदि अपन बाहरी माध्यम से किसी जीव में एंटीजन प्रवेश करेंगे तो उसको अपन एक्टिव इम्यूनिटी के नाम से जानते हैं। यदि किसी जीव के अंदर है बाहरी माध्यम से एंटीबॉडी प्रवेश कराएंगे तो उसको अपन पैसिव इम्यूनिटी के नाम से जानते हैं। एक्टिव इम्यूनिटी है ये पुनः दो प्रकार की होती है, जिसमें पहला जो प्रकार है वो है नेचुरल और दूसरा जो प्रकार है आर्टिफिशियल। नेचुरल इम्यूनिटी का मतलब ये हुआ कि यदि मान लीजिए किसी जीव के अंदर है कोई एंटीजन है, वो नेचुरली या प्राकृतिक रूप से प्रवेश कर जाता है तो उसको अपन नेचुरल इम्यूनिटी के नाम से जानते हैं। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसे चेचक या चिकन पॉक्स का रोग होता है, यानी कि चिकन पॉक्स का जो वायरस है शरीर में प्रवेश करता है या एंटीजन प्रवेश करता है, लेकिन कुछ दिनों बाद वो पुनः स्वस्थ हो जाता है, लेकिन उस व्यक्ति को वापस चिकन पॉक्स है वो रोग नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर जो एंटीजन है ऑलरेडी प्रवेश कर चुके हैं और शरीर में एंटीबॉडी बन चुकी होती है। जबकि आर्टिफिशियल इम्यूनिटी है इसके अंदर जीव के अंदर है जीवित या मर्त जीवाणु है वो टीके के रूप में शरीर में प्रवेश कराए जाते हैं, जिसे अपन आर्टिफिशियल इम्यूनिटी कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि बीसीजी का टीका बच्चों में लगाया जाता है जो टीबी रोग से बचाता है। इसी तरह से डिप्थीरिया है और अन्य जो रोग है उसके जो टीके लगाए जाते हैं उसके अंदर है एंटीजन प्रवेश कराए जाते हैं, उसको अपन आर्टिफिशियल इम्यूनिटी के नाम से जानते हैं। पैसिव इम्यूनिटी यानी कि निष्क्रिय प्रतिरक्षा। पैसिव इम्यूनिटी के अंदर है जंतु के शरीर के अंदर है रेडीमेड एंटीबॉडी प्रवेश कराई जाती है, इसलिए इसको अपन पैसिव इम्यूनिटी के नाम से जानते हैं। पैसिव इम्यूनिटी है ये भी दो प्रकार की होती है। पहला जो प्रकार है उसका है एक्टिव और दूसरा जो प्रकार है वो है पैसिव। पैसिव के अंदर जो एक्टिव इम्यूनिटी है ये दो प्रकार की होती है, एक तो नेचुरल और दूसरा है आर्टिफिशियल। नेचुरल इम्यूनिटी के अंदर जो एंटीबॉडी है वो प्राकृतिक रूप से शरीर में प्रवेश करती है, जबकि आर्टिफिशियल इम्यूनिटी के अंदर है जो एंटीबॉडी है शरीर के अंदर बाहरी माध्यम से प्रवेश कराई जाती है। जैसे नेचुरल इम्यूनिटी का उदाहरण है कि जब शिशु गर्भ में पल रहा होता है, यानी कि उसका जब संपर्क है, शिशु का संपर्क जब गर्भ के अंदर प्लेसेंटा से होता है, तो प्लेसेंटा के माध्यम से माता के थ्रू जो एंटीबॉडी है जिसका नाम है आईजीजी वो शिशु के अंदर प्रवेश करती है, यानी कि शिशु के अंदर
प्लेसेंटा के माध्यम से ये आईजीजी एंटीबॉडी है वो प्रवेश करती है। इसी प्रकार शिशु के जन्म के पश्चात माता के अंदर जो प्रथम जो दूध का सिक्रेशन होता है, जिसको क्लोस्ट्रम कहते हैं या नव दूध भी कहते हैं, उसके अंदर भी एंटीबॉडी पाई जाती है। तो वो एंटीबॉडी शिशु में प्रवेश करती है, वो नेचुरल इम्यूनिटी के अंतर्गत आती है। जबकि आर्टिफिशियल इम्यूनिटी है, इसके अंदर जो एंटीबॉडी है वो तैयार करके रेडीमेड एंटीबॉडी जो है वो शरीर में प्रवेश करी जाती है। जैसे टिटेनस के रोग के लिए एंटी टिटेनस का जो इंजेक्शन लगाया जाता है, तो उस एंटी टिटेनस के जो टीका का जो निर्माण है या इंजेक्शन का जो निर्माण है वो घोड़े के रुधिर के अंदर या घोड़े के सीरम में किया जाता है। इसी प्रकार जो सर्प के काटने का जो उपचार है, यानी कि एंटीवेनिन का जो इंजेक्शन है, वो भी घोड़े के सीरम से तैयार किया जाता है। तो इस तरह से घोड़े के सीरम के अंदर है एंटीबॉडी का निर्माण करके और उस जीव में प्रवेश करा के इम्यूनिटी उत्पन्न की जाती है, तो उसको अपन आर्टिफिशियल इम्यूनिटी कहते हैं। तो ये तो इम्यूनिटी के प्रकार हुए। अब आपको असाइनमेंट तैयार करना है। असाइनमेंट के अंदर कुछ 4-5 जैसे क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, वो आपको तैयार करना है, जो सामान्यतः एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला तो ये हो सकता है कि इम्यूनिटी किसे कहते हैं, जो मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि शरीर में रोगाणुओं से जो लड़ने की क्षमता है उसको अपन इम्यूनिटी कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या अंतर है, ये सामान्य परीक्षा में पूछा जाता है, ये भी मैं आप बता चुका हूं। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि ऐसी कौन सी एंटीबॉडी है जो शिशु के अंदर है माता से प्लेसेंटा के माध्यम से प्रवेश करती है, तो उस एंटीबॉडी का नाम है आईजीजी। ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि क्लोस्ट्रम क्या है और उसका क्या महत्व है, तो आपको बताना है क्लोस्ट्रम नवदूत को कहते हैं, यानी कि शिशु के जन्म के पश्चात जो माता से जो रुधिर का प्रथम बार जो सिक्रेशन होता है उसको क्लोस्ट्रम कहा जाता है। और इसका महत्व ये है कि इसमें कई प्रकार की एंटीबॉडी पाई जाती है जो शिशु को रोगों से बचाती है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी में क्या अंतर है। ठीक है, तो आप ये बता सकते हैं कि यदि मान लीजिए किसी जीव के अंदर है एंटीजन प्रवेश कराकर इम्यूनिटी उत्पन्न की जाती है तो उसको अपन एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। यदि किसी जीव के अंदर एंटीबॉडी प्रवेश कराकर इम्यूनिटी उत्पन्न की जाती है तो उसको पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। थैंक यू।